दोस्तों आज की वीडियो में हम स्टॉक मार्केट बबल और स्टॉक मार्केट क्रैश के बारे में बात करेंगे क्योंकि आजकल बहुत सारे इन्वेस्टर्स इसके ऊपर बात कर रहे हैं। और कल ही की बात है 28 सितंबर को जापान के एक वेटरन इन्वेस्टर ने एक फुल पेज ऐड दिया था जनरल पब्लिक को स्टॉक मार्केट बबल के बारे में वार्न करने के लिए, जहां पर उनका कहना यह था कि अभी एक्सेस लिक्विडिटी की वजह से स्टॉक मार्केट एक बबल बन चुका है जो कभी भी फूट सकता है। और उसी तरीके से माइकल बेरी जिन्होंने 2007-2008 के फाइनेंशियल हाउसिंग मार्केट क्राइसिस को वेल इन एडवांस एंटिसिपेट किया था और मार्केट के अगेंस्ट बेट करके उन्होंने बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाए थे। उन्होंने ये बताया कि अभी ये जो स्टॉक मार्केट में बूम चल रहा है वो उन्हें 2001 के .com बबल के बारे में याद दिलाता है। लेकिन सारे इन्वेस्टर्स मार्केट के बारे में नेगेटिव नहीं सोच रहे। फॉर एग्जाम्पल कैथी वुड जिन्होंने स्टॉक मार्केट से मिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाए हैं, वो स्टॉक मार्केट क्रैश या स्टॉक मार्केट बबल से डिसएग्री करते हैं और वो ये बोलते हैं कि अभी टेक और नेक्स्ट जनरेशन कंपनीज में एक्सप्लोसिव ग्रोथ हो रहा है और ऐसे कंपनीज का वैल्यूएशन ट्रेडिशनल कंपनीज से हायर है। उसी रीजन की वजह से अभी स्टॉक मार्केट हायर लेवल्स पे है और यह स्टॉक मार्केट बबल बिल्कुल नहीं है, ऐसा उनका मानना है। लेकिन आज की वीडियो में स्टॉक मार्केट बबल कब बर्स्ट होगा या स्टॉक मार्केट कब क्रैश होगा हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे, बल्कि हम ये देखेंगे कि स्टॉक मार्केट बबल और स्टॉक मार्केट क्रैश किस रीजन की वजह से होता है और वो कौन से इंडिकेटर्स है जिससे हमें ये पता लगता है कि स्टॉक मार्केट में बबल है या स्टॉक मार्केट क्रैश होने वाला है। एंड एज ए इन्वेस्टर स्टॉक मार्केट क्रैश में या स्टॉक मार्केट बबल में मैं क्या करूंगा वो भी मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले स्टॉक मार्केट के डेली अपडेट्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल का आईडी है एसिंक ऑफिशियल और उसका ज्वाइनिंग लिंक भी आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हाँ, मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगा, इस वीडियो को एंड तक ध्यान से देखें क्योंकि ये कोई एंटरटेनमेंट वीडियो नहीं है बल्कि एक फाइनेंस रिलेटेड एजुकेशन वीडियो है। और इसमें अगर आप बीच में स्किप करेंगे या कुछ डिटेल्स मिस कर देंगे तो आपको पूरा पर्सपेक्टिव नहीं मिल पाएगा। और फाइनेंस में आप कोई भी काम हाफ नॉलेज से करोगे तो मोस्ट ऑफ द टाइम उसका रेपरकशन आपको फाइनेंशियल लॉस की तरफ ले जाएगा। और इसीलिए इस वीडियो को एजुकेशन वीडियो की तरह देखें और अगर हो सकता है तो बीच में नोट्स लीजिए और वीडियो को एंड तक देखिए। तो पहली बात मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि स्टॉक मार्केट क्रैश या स्टॉक मार्केट बबल कोई पहली बार होने वाला इवेंट नहीं है, ये पहले भी बहुत बार हो चुका है। अगर आप यूएसए के स्टॉक मार्केट देखेंगे जो कि दुनिया भर के स्टॉक मार्केट्स के लिए बेंचमार्क है, तो वहां पर 1929 में क्रैश हुआ था, 37, 62, 87, 89, 90, 2000, 2007, 2008, 2010, 2011, 2015 में हुआ था और रीसेंट स्टॉक मार्केट क्रैश 2020 कोरोना वायरस की वजह से हुआ था। यानी अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो एट वन पॉइंट ऑफ अ टाइम आप स्टॉक मार्केट क्रैश या स्टॉक मार्केट बबल बस्ट को डेफिनेटली एक्सपीरियंस करेंगे। लेकिन इतने सारे मार्केट क्रैश होने के बावजूद भी आज स्टॉक मार्केट ऑल टाइम हाई पे है और लगभग हर क्रैश के बाद स्टॉक मार्केट रिबाउंड करता है और रिकवर करता है क्योंकि ये स्टॉक मार्केट का नियम है। पहले बुल रन आएगा जहां पर स्टॉक मार्केट ऑल टाइम हाई पे जाएगा या स्टॉक मार्केट हायर लेवल पे पहुंचेगा और उसके बाद बेयर मार्केट आएगा जहां पर स्टॉक मार्केट में क्रैश होगा या स्टॉक मार्केट में एक सीरीज ऑफ करेक्शन होंगे। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये होता है हमारे इकोनॉमिक साइकिल की वजह से, जहां पर जब भी इंटरेस्ट रेट कम होता है तो मार्केट में लिक्विडिटी ज्यादा हो जाता है। यानी आप कम इंटरेस्ट रेट पे मार्केट से पैसा ले सकते हैं या लोन ले सकते हैं। तो ऐसे टाइम पे आप क्या करेंगे? आप कम इंटरेस्ट पे लोन लेंगे, गाड़ी खरीदेंगे, घर खरीदेंगे, आप ईएमआई पे वैकेशंस लेंगे और आप लग्जरी आइटम्स पे पैसा स्पेंड करेंगे। तो इससे क्या होगा? इकोनॉमिक ग्रोथ होगा। इकोनॉमिक ग्रोथ होगा तो ये जो स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करने वाली कंपनीज है उनको फायदा होगा, प्रॉफिट ज्यादा होगा। और जब कंपनीज में ग्रोथ ज्यादा होगा तो उनका पी रेशियो भी ज्यादा होगा, जिससे लोग इन कंपनीज के स्टॉक्स को खरीदने के लिए ज्यादा पैसा देने के लिए रेडी हो जाते हैं। और यहां से शुरू होता है ऑप्टिमिज्म और उसके बाद ये एंथुसियाज्म में बदल जाता है, जहां पर और भी ज्यादा इन्वेस्टर्स मार्केट में पार्टिसिपेट करते हैं और स्टॉक मार्केट में ज्यादा पैसा आने की वजह से स्टॉक मार्केट एक हायर लेवल पे पहुंच जाता है। लेकिन जब भी इकोनॉमी में लिक्विडिटी ज्यादा होता है या स्पेंडिंग ज्यादा होता है तो उस टाइम उसका एक डाउनसाइड होता है इन्फ्लेशन, यानी धीरे धीरे चीजों की या सामानों की जो कॉस्ट है वो ज्यादा हो जाता है, जिससे फिर से क्या होता है? बोरोइंग कॉस्ट ज्यादा हो जाता है, कंपनीज के लिए मटेरियल लेबर कॉस्ट ज्यादा हो जाता है और लोगों की जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो कम हो जाता है। यानी ओवरऑल फिर से स्पेंडिंग कम हो जाती है, जिससे क्या होता है? मार्केट में एक पेसिमिज्म आने लगता है, जिससे स्टॉक मार्केट नीचे गिरने लगता है या करेक्ट होने लगता है। और ऐसे पेसिमिज्म कुछ टाइम के बाद पैनिक का मोड ले लेते हैं, जहां पर स्टॉक मार्केट में हमें क्रैश देखने को मिलता है, जहां पर लोग पैनिक में शेयर सेल करते हैं और मार्केट से भागने लगते हैं। और यूजुअली इस फेज में इकोनॉमिक रिसेशन भी देखने को मिलता है। लेकिन बाद में क्या होता है? गवर्नमेंट के कैपिटल इन्फ्यूजन की वजह से और इनिशिएटिव्स की वजह से फिर से इकोनॉमी में बूम आता है, बोरोइंग रेट्स कम हो जाता है और फिर से मार्केट में लिक्विडिटी आता है, जिससे फिर से मार्केट ऑप्टिमिज्म फेज में पहुंच जाता है। और ऐसे ही ये साइकिल रिपीट होता रहता है, जहां पर पहले मार्केट हाई पे जाएगा, फिर करेक्ट होगा या क्रैश होगा और फिर से हाई पे पहुंचेगा, फिर से करेक्ट क्रैश होगा
और ऐसे ही ये साइकिल रिपीट होता रहेगा। और अगर आप स्टॉक मार्केट में पार्टिसिपेट करते हैं तो आपको ये रियलिटी एक्सेप्ट करना होगा, क्योंकि स्टॉक मार्केट ऐसा ही चलता है। और ये सुनने में तो बहुत आसान लग रहा होगा आपको, लेकिन प्रैक्टिकली अगर आप मार्केट क्रैश के टाइम बाय करना है और मार्केट हाइस पे सेल करना है तो आपको मार्केट को टाइम करना पड़ेगा, जो कि बहुत ही मुश्किल टास्क है। क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि ये जो स्मार्ट मनी होते हैं, जैसे कि आपके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गए, फंड हाउसेस हो गए, या कोई बड़े इन्वेस्टर जिनके पास ऑफिस भर के लोग होते हैं रिसर्च करने के लिए और एनालिटिक्स देखने के लिए, तो उन लोगों को सबसे पहले पता चल जाता है कि मार्केट और इकोनॉमी किस डायरेक्शन में जा रहा है। और ऐसे लोग यूजुअली मार्केट पीक्स पे प्रॉफिट बुक करना शुरू कर देते हैं। और यूजुअली ये जो शॉर्ट टर्म रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं या ऑप्शन ट्रेडर्स होते हैं, उनको ये पता नहीं चलता है और वो मार्केट में बने रहते हैं। लेकिन एक बार जब पेसिमिज्म साइकिल और ज्यादा डीपन हो जाता है और उसके बाद जब पैनिक सेलिंग शुरू हो जाती है, तो उस टाइम रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए बहुत देर हो चुकी होती है, जहां पर बहुत लोग नुकसान में सेल करते हैं और स्टॉक मार्केट में फिर से वापस भी नहीं लौट के आते हैं। लेकिन कुछ इन्वेस्टर्स जिन्होंने क्वालिटी स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया होता है वो बच जाते हैं, क्योंकि हिस्ट्री सबूत देता है कि मार्केट क्रैश जितना बड़ा क्यों ना हो, लेकिन मार्केट फिर से रिबाउंस करता है और रिकवर करता है। और मार्केट क्रैश के टाइम जो लोग 30-40% लॉस पे बैठे थे, वो आज के टाइम पे 2 गुना या 3 गुना प्रॉफिट के ऊपर बैठे हैं। तो चलिए अभी देखते हैं कि वो कौन से इंडिकेटर्स है जो हमें ये बताता है कि स्टॉक मार्केट में क्रैश होने वाला है या स्टॉक मार्केट में बबल चल रहा है। तो उस इंडिकेटर्स में सबसे पहला इंडिकेटर होता है वैल्यूएशन का, जो कि हमें प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो बताता है। तो यहाँ पर स्क्रीन में आप जो ग्राफ देख रहे हैं, तो उसमें जो ब्लू कलर का लाइन है वो निफ्टी 50 का पी रेशियो है। तो अगर आप हिस्टोरिकली देखेंगे तो 17 to 20 पी रेशियो का जो रेंज है वो मार्केट का कंफर्टेबल पी रेंज माना जाता है, जहां पर मार्केट बहुत ही कंफर्टेबली ट्रेड करता है बिना किसी बड़े करेक्शंस या बड़े क्रैश के। और वही जब प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो 20 से ऊपर निकल जाता है तो उसको वार्निंग मानते हैं, और जब निफ्टी का प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो 25 क्रॉस कर देता है तो उसको रेड सिग्नल मानते हैं, यानी स्टॉक मार्केट में करेक्शन या क्रैश होने के चांसेस ज्यादा है, ऐसा मानते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप 2008 के मार्केट क्रैश की बात करेंगे तो उस टाइम स्टॉक मार्केट का जो प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो है वो अराउंड 28 के आसपास था। और वही अगर आप 2021 की बात करेंगे तो फरवरी 2021 में निफ्टी का जो पी रेशियो है वो अराउंड 41 तक पहुंच गया था, क्योंकि उस टाइम देश भर में लॉकडाउन था, कंपनीज पैसे नहीं कमा रही थी और नेट प्रॉफिट भी बहुत कम था, जिसकी वजह से बहुत सारे कंपनीज का जो अर्निंग्स पर शेयर है वो रिड्यूस हो गया था, जिससे ऑटोमेटिकली प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो अराउंड 41 के आसपास था। लेकिन बाद में क्या हुआ, इकोनॉमी ओपन अप हुआ, बाद में बिजनेसेस फिर से ओपन अप होने लगे, तो इससे क्या हो गया, कंपनीज की जो अर्निंग्स है वो फिर से बढ़ने लगी, जिससे कंपनीज का जो अर्निंग्स पर शेयर है वो भी इंक्रीज हो गया। तो इस अर्निंग्स रिकवरी के बाद निफ्टी का जो पी रेशियो फरवरी 2021 में अराउंड 41 था वो रिड्यूस होकर 27 के आसपास आ गया। और यूएसए के मार्केट में भी कुछ ऐसा ही सिचुएशन था। लेकिन इस करेक्शन के बावजूद भी अभी भी प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो 25 से ज्यादा है, जिसकी वजह से बहुत सारे ट्रेडिशनल इन्वेस्टर्स इंक्लूडिंग माइकल बरी ये सोचते हैं कि स्टॉक मार्केट में एक बहुत बड़ा क्रैश होना चाहिए। और वही दूसरी तरफ कैथी वुड ये बोलती है कि अभी ये जो नेक्स्ट जनरेशन कंपनीज है और नेक्स्ट जनरेशन टेक कंपनीज है, उनका वैल्यूएशन ऑब्वियसली ऑन द हायर साइड होना चाहिए, क्योंकि ये ट्रेडिशनल बिजनेस मॉडल है उनको पूरी तरीके से डिस्टर्ब करके एक नया पर्सपेक्टिव या एक नए विजन से बिजनेस करते हैं, जिससे ऑब्वियसली मार्केट वैल्यूएशन ज्यादा होता है। और इस मार्केट वैल्यूएशन को कंसिडर करके मार्केट क्रैश होगा ऐसे पर्सपेक्टिव से वो डिसएग्री करती है, जिसके लिए वो एक एग्जांपल प्रोवाइड करती है टेस्ला का, जहां पर दिसंबर 11, 2020 को टेस्ला का टोटल मार्केट कैप अराउंड $578 बिलियन था, जो कि फोर्ड, होंडा, BMW, जनरल मोटर्स, डेमलर, वोल्क्सवैगन, टोयोटा जैसे कंपनीज के अगर आप टोटल मार्केट कैप ऐड करेंगे तो उसका इक्विवेलेंट टेस्ला का मार्केट कैप बनता था। और वही आज की डेट पे टेस्ला का मार्केट कैप और भी ज्यादा होकर अराउंड $641 बिलियन के आसपास है। तो अगर आप एक नजर में देखेंगे तो सबको ये अनफेयर लग सकता है कि फोर्ड, होंडा, BMW, जनरल मोटर्स, डेमलर, वोल्क्सवैगन, टोयोटा ये तो बहुत पुरानी कंपनीज है और बहुत पुराने टाइम से ये ऑटोमोबाइल बिजनेस में है, और ऐसे कंपनीज को छोड़ के आप टेस्ला को इतना ज्यादा वैल्यूएशन दे रहे हो, वो थोड़ा अनफेयर लगता है, ऐसा बहुत लोग सोच सकते हैं। लेकिन आपको दूसरे पर्सपेक्टिव से भी सोचना चाहिए कि इतने पुराने प्लेयर्स होने के बावजूद भी, इतने एक्सपीरियंस्ड प्लेयर्स होने के बावजूद भी किसी ने भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की कोई भी डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी पे काम नहीं किया, और ये ट्रेडिशनल कंबशन इंजन इतना ज्यादा पोल्यूशन फैलाने के बाद भी किसी ने भी उसमें कोई इनोवेशन करने की कोशिश नहीं की। लेकिन वही दूसरी तरफ टेस्ला आता है और पूरी तरीके से सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ही बनाता है और इंडस्ट्री को डिसरप्ट कर देता है, सेल्फ ड्राइविंग कार्स को रियलिटी बनाता है और कार्स में इतना ज्यादा एडवांस फीचर्स डाल देता है कि वो चलते फिरते 4 पहियों पे चलने वाले रोबोट्स बन जाते हैं। और सिंगल हैंडेडली जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का कॉन्सेप्ट है उसको मास मार्केट में हिट करवाता है
और सिंगल हैंडेडली एनवायरमेंट को बचाने की तरफ, अर्थ को बचाने की तरफ एक बहुत बड़ा कदम लेता है। तो कैथी वुड इसको एज अ बेस्ट एग्जांपल बताती है डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी और नेक्स्ट जनरेशन कंपनी का एग्जांपल, जिससे कैथी वुड ये प्रूव करने की कोशिश करती है कि ये जो ट्रेडिशनल इन्वेस्टर्स का माइंडसेट है, जहां पर वो ये मानते हैं कि 25 से अगर मार्केट का पीई ज्यादा होता है तो मार्केट क्रैश होगा, वो ऐसे एग्जांपल से वो डिस्प्रूव करने की कोशिश करती है। और ऑन द अदर हैंड ट्रेडिशनल इन्वेस्टर्स और माइकल बेरी जैसे इन्वेस्टर्स अभी भी ये मानते हैं कि .com बबल के टाइम में भी लोग ऐसे ही बोल रहे थे, डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी बोल रहे थे, दुनिया को बदलने वाली टेक्नोलॉजी बोल रहे थे, लेकिन अल्टीमेटली अगर किसी भी एसेट का वैल्यूएशन अंधाधुंध बढ़ता है, स्पेकुलेटिव वे में बढ़ता है, तो अल्टीमेटली वो एक बबल में बदल जाएगा और बबल अल्टीमेटली बस्ट हो जाता है। तो ये है करंट मार्केट के प्राइस टू अर्निंग्स लेवल पे पॉजिटिव और नेगेटिव इन्वेस्टर्स दोनों के ओपिनियन। और प्राइस टू अर्निंग्स वैल्यूएशन के बाद एक और पैरामीटर आता है मार्केट कैप टू जीडीपी का, जिसको बफेट इंडिकेटर भी बोलते हैं, जहां पर किसी भी देश में सारे कंपनीज का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन होता है उसको ऐड करते हैं और उसको उस कंट्री का जो जीडीपी रहता है उससे डिवाइड कर देते हैं और उससे जो रेशियो मिलता है उसको बफेट इंडिकेटर या मार्केट कैप टू जीडीपी बोलते हैं। तो हिस्टोरिकली अगर आप देखेंगे तो जब भी मार्केट का बफेट इंडिकेटर 76 से 79 के बीच में था तो उस टाइम मार्केट एक कंफर्टेबल लेवल पे रहता है, और जब भी बफेट इंडिकेटर 100 क्रॉस कर देता है तो उस टाइम स्टॉक मार्केट में रेड फ्लैग माना जाता है। तो अगर आप 2007 की बात करें तो उस टाइम क्रैश से पहले बफेट इंडिकेटर अराउंड 149% था और अभी करंटली बफेट इंडिकेटर इंडिया में अराउंड 103.47% है, जिसको बहुत सारे इन्वेस्टर्स सेफ मानते हैं, क्योंकि ये जो 2007 का 149% बफेट इंडिकेटर के कंपैरिजन में 103.47% अभी भी सेफ लेवल पे है, ऐसा कुछ इन्वेस्टर्स मानते हैं। लेकिन कुछ इन्वेस्टर्स अभी भी इसको रेड फ्लैग मानते हैं, क्योंकि अभी बफेट इंडिकेटर 100 से ज्यादा है। और अभी बफेट इंडिकेटर के बाद एक और इंडिकेटर आता है मनी सप्लाई का, यानी इकोनॉमी में कितना ज्यादा लिक्विडिटी है, यानी इकोनॉमी में कैश कितना ज्यादा फ्लोट कर रहा है। तो इसको जानने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि इकोनॉमी में आर्टिफिशियली कितना ज्यादा पैसा इन्फ्यूज किया जा रहा है। और अभी ये इन्फ्यूजन आपने देखा होगा, यूएसए ने रिसेंटली बहुत ही ज्यादा पैसा प्रिंट करना शुरू किया है, जिससे लोगों के पास काफी ज्यादा लिक्विडिटी आ गया है। और जब यूएसए में लिक्विडिटी बढ़ता है तो ऑब्वियसली वो दुनिया भर के मार्केट्स में भी इन्वेस्ट होते हैं, जिसका एक साइजेबल पोर्शन इंडिया में भी इन्वेस्ट होता है। और जब हमने स्टॉक मार्केट के साइकिल डिस्कस किया था तो उस टाइम मैंने आपको बताया था कि जब भी इकोनॉमी में लिक्विडिटी ज्यादा होता है तो उस टाइम इन्फ्लेशन भी ज्यादा होता है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई जमीन है और उस जमीन को 10 लोग खरीदना चाहते हैं और 10 लोगों के पास भी पैसा है, तो ऑब्वियसली वो ज्यादा बिड करेंगे उस एसेट को बाय करने के लिए, जिससे क्या होगा, ऑटोमेटिकली धीरे धीरे इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, जिससे ऑब्वियसली मार्केट शैटर होना चाहिए और एक क्रैश होना चाहिए। तो ऐसा माइकल बेरी और ट्रेडिशनल इन्वेस्टर्स का मानना है। लेकिन कैथी वुड जैसे इन्वेस्टर्स का ये मानना है कि अभी ये जो नेक्स्ट जनरेशन कंपनीज है वो इन्फ्लेशन को इनोवेटिव सॉल्यूशंस के थ्रू रिड्यूस कर देंगी, जिससे इन्फ्लेशन के थ्रू इकोनॉमिक शैटर के चांसेस कम हो जाएंगे। जिसका बेस्ट एग्जांपल है सोलर इंडस्ट्री, जहां पर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सोलर पैनल्स के प्राइसेस भी कम हुए हैं और उसके साथ साथ सोलर का कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन भी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कम हो गया है, जहां पर 2010 के आसपास इसका कॉस्ट अराउंड $0.37 के आसपास था, जो कि अभी रिड्यूस होके $0.05 से भी कम हो गया है। जिससे पॉजिटिव इन्वेस्टर्स का ये मानना है कि ये जो न्यू जनरेशन कंपनीज है, इनोवेटिव कंपनीज है, टेक कंपनीज है, ये सारे हायर प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो पे भी ट्रेड करेंगे और उसके साथ साथ वो ये जो ओवरऑल मार्केट कैप टू जीडीपी रेशियो है उसको भी रिड्यूस करने के लिए कंट्रीब्यूट करेंगे। तो ये है वो इंडिकेटर्स जो हमें ये बता सकते हैं कि कब मार्केट डेंजर जोन में है या कब मार्केट सेफ जोन में है। और उसके साथ साथ हमने ये भी देखा कि पॉजिटिव और नेगेटिव इन्वेस्टर्स दोनों इन पैरामीटर्स को कैसे इंटरप्रेट करते हैं। तो चलिए अभी बात करते हैं कि मैं एज ए इन्वेस्टर कैसे स्टॉक मार्केट बबल्स और स्टॉक मार्केट क्रैशेस को कैसे हैंडल करता हूं और उनके लिए मैं क्या क्या प्रिपरेशंस करता हूं। तो सबसे पहले मैंने ऑलरेडी ये एक्सेप्ट कर लिया है कि मैं मार्केट को टाइम नहीं कर सकता। अगर मैं टाइम करूंगा भी तो वो लक की वजह से होगा, ना बल्कि मेरे स्किल सेट की वजह से। और इसीलिए सबसे पहले मैंने अपने आप से पूछा कि क्या मैं इंडियन इकोनॉमिक ग्रोथ स्टोरी में यकीन रखता हूं या नहीं रखता हूं। और मैंने इसके रिलेटेड कुछ रिसर्च किया, बहुत सारे इंटरनेशनल फोरम्स के डॉक्यूमेंट्स पढ़े, रिपोर्ट्स पढ़े, और इन सारे इंफॉर्मेशन को समराइज करने के बाद मैं तो कन्विंस था कि इंडिया की जो इकोनॉमिक ग्रोथ स्टोरी है उस पर डेफिनेटली इन्वेस्ट किया जा सकता है और इंडियन इकोनॉमिक ग्रोथ स्टोरी पे फॉरेन इन्वेस्टर्स का भी बहुत ज्यादा पैसा लगने वाला है और उसमें बहुत ज्यादा पैसा तो ऑलरेडी लग भी चुका है। तो इसीलिए ऐसे सेक्टर्स पे जहां पर मेरा भरोसा ज्यादा है, मुझे ये लगता है कि आगे आने वाले टाइम में ये सेक्टर्स ज्यादा ग्रो करेंगे, ऐसे सेक्टर्स में मैं फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज, मोनोपोली कंपनीज, मार्केट लीडर्स जैसे कंपनीज ढूंढूंगा, उन स्टॉक्स का एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाऊंगा और उसमें इन्वेस्ट करके लॉन्ग टर्म के लिए मैं रुकूंगा। चाहे मार्केट क्रैश हो, चाहे मार्केट में बबल हो, चाहे मार्केट हाइज पे हो, लोज पे हो, मार्केट स्टैग्नेंट हो, कुछ भी हो जाए, मैं अपने स्टॉक्स नहीं बेचूंगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी अपना साइड तय कर लिया है
क्योंकि मेरा स्ट्रांगली ये मानना है कि इंडियन इकोनॉमी आगे आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा ग्रो करेगा, जिससे इन कंपनीज में भी मुझे ज्यादा फायदा होना चाहिए। क्योंकि आई एम प्रीटी श्योर मार्केट में जितना बड़ा क्रैश क्यों ना हो जाए, मार्केट फिर से रिबाउंस करेगा और फिर से न्यू हाइज अचीव करेगा। क्योंकि अगर आप हिस्टोरिकली देखें तो जब भी स्टॉक मार्केट में क्रैश हुआ है तो क्रैश के बाद रिकवरी भी हुई है, और रिकवरी के बाद स्टॉक मार्केट ने न्यू हाइज भी बनाया है और रिकॉर्ड हाइज भी बनाया है। तो इसीलिए ऐसे मार्केट क्रैश या मार्केट करेक्शंस के केस में आपको टेम्पररी लॉसेस को हैंडल करने के लिए पेशेंस चाहिए और थोड़ा करेज चाहिए। और अगर इनकेस आपको ऐसा लगता है कि ऐसे मार्केट करेक्शंस में या क्रैश में मैं लॉस के ऊपर नहीं बैठना चाहता और ऐसे रेगुलर स्टॉक मार्केट करेक्शन या ओकेजनल स्टॉक मार्केट क्रैश का रिस्क में नहीं लेना चाहता, तो ऐसे केस में आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो ऐसे केस में आप ज्यादा सेफर इन्वेस्टमेंट्स जैसे कि फिक्स डिपॉजिट या रियल एस्टेट या गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, और वहां पर मिनिमल रिटर्न उनसे जो मिलता है उसी में खुश होना पड़ेगा। क्योंकि अगर ऑब्वियसली आपको अगर हायर रिटर्न्स कमाना है और अगर आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है, तो आपके पास ऐसे जो स्टॉक मार्केट क्रैश और करेक्शंस हैंडल करने के स्टमक भी होना चाहिए, और उसके साथ साथ कुछ टाइम के लिए लॉस के ऊपर बैठने का पेशेंस भी होना चाहिए। क्योंकि एट वन पॉइंट ऑफ टाइम स्टॉक मार्केट में क्रैश या बड़ा करेक्शन जरूर होगा, और ऐसे टाइम पे चांसेस ज्यादा रहेगा कि आप मार्केट को टाइम नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे केस में लॉस होने के बावजूद भी शेयर्स ना बेचने का करेज आप में अगर होना है, तो आपको एक साइड पिक करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप एक साइड पिक नहीं कर पाएंगे, इंडियन इकोनॉमिक ग्रोथ स्टोरी में यकीन नहीं रख पाएंगे या किसी पर्टिकुलर सेक्टर के ग्रोथ में यकीन नहीं रख पाएंगे, तो ऐसे केस में ऐसे जो मार्केट करेक्शन या क्रैश होते हैं उस टाइम आपको लॉस होने के बावजूद भी ज्यादा बाय करने का कन्विक्शन नहीं रहेगा, और अल्टीमेटली इवन दो आपने फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज चुना है, उसके बावजूद भी आप प्रेशर में आके ऐसे शेयर्स को लॉस में बेच देंगे। और इसीलिए आपको कन्विक्शन होना बहुत जरूरी है, जिसके लिए आपको एक साइड पिक करना पड़ेगा एंड यू शुड स्टिक टू दैट साइड। तो आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और ऐसे ही लगातार और ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस फ्यूचर में भी देखते रहने